स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को हम सभी ने समझ लिया है और यह भी देख लिया है कि उनके उपयोगितावाद के सिद्धांत को किन किन आधारों पर आलोचना की जाती है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में किन तर्कों के आधार पर संशोधन किया। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अभी विजन को सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। वहां आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एवं इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल, आइए इनके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इनका। उपयोगितावाद का अंतिम एवं व्यक्तिवाद का प्रथम मील स्तंभ जॉन स्टुअर्ट मिल को कहा जाता है। ये उपयोगितावाद के अंतिम एवं व्यक्तिवाद के प्रथम मील स्तंभ के रूप में जाने जाता है और उन्होंने अपने पिता जेम्स मिल, याद रखिएगा इनके फादर का नाम जेम्स मिल है, तथा अपने वैचारिक गुरु बेंथम, और इनके जो गुरु हैं वो बेंथम रहे हैं, की इच्छा के अनुसार और उनके प्रयासों के फलस्वरूप एक सशक्त उपयोगितावाद के प्रचारक के रूप में अपना सार्वजनिक और वैचारिक जीवन प्रारंभ किया। कालांतर में परिस्थितियों से प्राप्त अनुभवों एवं डार्विन, स्पेंसर और काम्टे के विचारों तथा वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के काव्यों से उसकी विचारधारा में बदलाव आया। फलस्वरूप उन्होंने बेंथम की परंपरावादी उपयोगितावाद विचारधारा में परिवर्तन कर उसकी संशोधित एवं नई व्याख्या प्रस्तुत की। जैसा कि हमने कहा कि उपयोगितावाद का सिद्धांत जो जेरेमी बेंथम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, उसमें जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि उनके शिष्य रहे हैं, उनमें कुछ संशोधन किया गया है। उसने अपनी विचारधारा में उपयोगितावाद के साथ साथ व्यक्तिवादी दर्शन का सर्वप्रथम समावेश किया और उसने बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद को भौतिकता की सीमा से बाहर निकालकर उसे नैतिकता से जोड़ा। जॉन स्टुअर्ट मिल जेम्स मिल के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनका जन्म 20 मई 1806 को लंदन में हुआ था। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम से प्रभावित होकर उपयोगितावादी सोसाइटी की भी स्थापना की थी और उन्होंने लंदन रिव्यू और वेस्टमिंस्टर रिव्यू के संपादक के रूप में भी कार्य किया। 1826 में जब वह 20 वर्ष के थे तब साधारण हृदय रोग से ग्रसित हुए, जिसने उसे अपने मानसिक इतिहास का संकट कहा है। जब 1826 ईस्वी में वे 20 वर्ष के हुए थे तब उन्हें हृदय रोग हुआ था, हृदय रोग से वे ग्रसित हुए थे और उस समय को, उस ड्यूरेशन को उन्होंने अपने मानसिक इतिहास का संकट कहा है। 1873 में मिल का देहावसान हो गया। बार्कर जॉन स्टुअर्ट मिल के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल 19वीं सदी का सबसे बुद्धिमान और सबसे उदार स्वभाव वाले व्यक्तियों में से एक थे। नेक्स्ट है, तो ये था जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन।
तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि बेंथम के उपयोगितावाद में मिल के द्वारा जो संशोधन किया गया, आखिर वो किन आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर किया गया, किन तर्कों के आधार पर किया गया। तो देखिए, जेम्स मिल बेंथम के अनुयायी हैं, किंतु वह उससे प्रतिकूल विचार व्यक्त करने में कभी भी हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करते। जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथम के शिष्य थे, लेकिन उनसे प्रतिकूल विचार व्यक्त करने में वे कभी भी हेजिटेट नहीं किए। लंदन में बेंथम के अनुयायियों के एकत्रित होने के अवसर पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी स्थिति के संबंध में कहा था कि मैं पीटर हूं जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता, एंड आई एम पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का ये स्टेटमेंट था। उन्होंने अपनी स्थिति के संबंध में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं वो पीटर हूं जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता। इस स्टेटमेंट का अभिप्राय यह है कि जनरली क्या होता है कि जब हमारे टीचर्स अगर हमें कुछ नॉलेज देते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं या कुछ बताते हैं किसी सब्जेक्ट मैटर को लेके, किसी कंटेंट के बारे में, तो हम लोग उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता है। और यदि कोई स्टूडेंट अपने टीचर के आइडियोलॉजी के अपोजिट अपना कुछ आइडियोलॉजी रखता है, अपना कुछ विचार रखता है, अपना कुछ आइडिया रखता है, तो वो स्टूडेंट अपने उस विचार को व्यक्त करने में हेजिटेट करता है। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल अपने गुरु से प्रतिकूल विचार व्यक्त करने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं किए, कभी भी हेजिटेट नहीं किए। और इस संबंध में ही, इस कॉन्टेक्स्ट में ही उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट को दिया कि मैं वो पीटर हूं जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता, एंड आई एम पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। नेक्स्ट है, मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को एक दर्शन, एक विश्वास तथा एक धर्म के रूप में ग्रहण किया और इसके प्रचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। लेकिन मिल का बौद्धिक क्षितिज और भावनात्मक आधार बेंथम से कहीं अधिक व्यापक था और उसमें मानवीयता के उस तत्व की प्रधानता थी जिसमें बेंथम लगभग अछूता ही था। बेंथम के समय उपयोगितावाद की आलोचनाएं की जा रही थी। जैसे बेंथम के उपयोगितावाद इंद्रिय वासनाओं पर अधिक बल देता है, इंद्रिय वासनाओं पर अधिक बल देता है और मानव जीवन को दूषित करने वाला है, ऐसा कहा जा रहा था। और इंग्लैंड की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति में बेंथम का सिद्धांत संकीर्ण समझा जाने लगा था। लेकिन इन आरोपों का खंडन करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावादी विचारधारा में कुछ ऐसे नैतिक और असुखवादी तत्वों का समावेश किया जिससे मूल दर्शन में ही आधारभूत परिवर्तन हो गया। मिल ने उपयोगितावाद को समयानुकूल अर्थात समय के अनुकूल बनाने की विचार से अपने उपयोगितावाद नामक निबंध में उसकी पुनर्व्याख्या करके उसका नवीन रूप प्रस्तुत किया है। डॉयल का भी कथन है कि व्यक्तिगत प्रवृत्ति और राजनीतिक परिस्थिति की आवश्यकताओं ने जॉन स्टुअर्ट मिल के राज्य के उपयोगितावाद दर्शन का एक नए रूप, नए आधार पर नव निर्माण करने हेतु बाध्य किया। मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत में जो संशोधन किए गए हैं उनका उल्लेख नीचे किया गया है। तो आइए देखते हैं कि किन आधारों और किन तर्कों के आधार पर
जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किया। फर्स्ट पॉइंट है, मिल का मनुष्य परमार्थी है। मिल्स मैन इज सेल्फलेस। जब बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय बेंथम कहता है कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है जो निरंतर सुख के पीछे भागता है, या वह जब दूसरे व्यक्तियों से संबंध स्थापित करता है तो उपयोगिता के आधार पर संबंध स्थापित करता है। लेकिन उनसे अपोजिट मिल यहां क्या बात कर रहे हैं? मिल का कहना है कि मिल मनुष्य को परमार्थी मानकर चलते हैं। मिल मनुष्य को परमार्थी मानते हैं। परमार्थी का मतलब सेल्फलेस। मनुष्य स्वार्थी नहीं होता है। बेंथम के उपयोगितावादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य बिल्कुल स्वार्थी होता है। वह अपना सुख चाहता है, वह स्व केंद्रित है और उसका सीधा लक्ष्य अपना सुख है। लेकिन इसके विपरीत जॉन स्टुअर्ट मिल ने मनुष्य को परमार्थी बताया है। वह दूसरे के सुख को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है और दूसरे के सुख में अपना सुख देखता है। बिल्कुल ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे के सुख में अपने सुख का अनुभव करता है। लेकिन बेंथम की थ्योरी को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता है। कंप्लीटली गलत उन्हें नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सोसाइटी में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने दुख से कम परेशान हैं, अपने दुख से कम दुखी हैं, बल्कि दूसरों के सुख को देखकर वो ज्यादा दुखी हैं। अपने दुख से वो कम दुखी हैं। इससे ज्यादा दुख उनको किस बात का है? कि कोई दूसरा व्यक्ति सुख में रह रहा है। तो इस बात को भी आपको स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट है, सुख का अंतर गुण और मात्रा दोनों में। प्लेजर्स डिफर्स इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ। बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्होंने कहा है कि प्लेजर्स डिफर्स इन ओनली क्वांटिटी नॉट इन क्वालिटी। अर्थात सुख का अंतर केवल मात्रा में होता है, गुण में नहीं। उन्होंने कहा था कि सुखों में केवल मात्रा का अंतर होता है, गुणों का नहीं। और उनका कहना था कि यदि सुख की मात्रा बराबर हो तो पुष्पिन नामक बच्चों का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। क्वांटिटी ऑफ प्लेजर बीइंग इक्वल, क्वांटिटी ऑफ प्लेजर बीइंग इक्वल, पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। अर्थात सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन नामक बच्चों का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ होता है जितना कि काव्य पाठ करना। और ये उनका एक फेमस स्टेटमेंट है। अर्थात बेंथम के अनुसार पुष्पिन नामक खेल और कविता दोनों के गुणात्मक स्वरूप एक सा है और केवल मात्रा में ही भेद होता है। एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से रीड कीजिए और ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मिल ने बेंथम के इस मान्यता का खंडन किया और कहा कि विभिन्न सुखों के मूल्यांकन में गुणात्मक अंतर भी किया जाना चाहिए। बेंथम ने कहा था कि सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर होता है, गुणों का अंतर नहीं होता है। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल उनके इस मान्यता का खंडन करते हुए कहते हैं कि विभिन्न सुखों के मूल्यांकन में गुणात्मक अंतर भी किया जाना चाहिए।
और इस संदर्भ में वे लिखते हैं कि इस बात को मानना उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुरूप ही है कि कुछ प्रकार के सुख अन्य प्रकार के सुखों से अधिक वांछनीय और महत्वपूर्ण है। इसलिए जहां हम अन्य वस्तुओं के मूल्यांकन में गुण और मात्रा दोनों का ध्यान रखते हैं, वहीं सुख के मूल्यांकन को केवल मात्रा पर आधारित करना एक मूर्खतापूर्ण बात होगी। उनका कहना है कि ये उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुरूप ही है कि कुछ प्रकार के जो सुख हैं वो अन्य प्रकार के सुखों से अधिक वांछनीय और महत्वपूर्ण है। इसलिए जहां हम अन्य वस्तुओं के मूल्यांकन में गुण और मात्रा दोनों का ध्यान रखते हैं, जब हम किसी वस्तु का मूल्यांकन करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं, तो हम उसके क्वालिटी को भी देखते हैं और साथ ही साथ क्वांटिटी को भी ध्यान में रखते हैं। इसी प्रकार इसी तर्क के आधार पर, इसी लॉजिक के आधार पर वे कहते हैं कि वही सुख के मूल्यांकन को केवल मात्रा पर आधारित करना एक मूर्खतापूर्ण बात होगी। जब हर चीज को हम जब जज करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, तो उसके क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान में रखते हैं, तो सुख को केवल क्वांटिटी के आधार पर क्यों जज किया जाए? इसके क्वालिटी को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि जीवन में कुछ सुख ऐसे होते हैं जो अन्य प्रकार के सुखों से अधिक वांछनीय होते हैं, अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार मिल के अनुसार कविता से प्राप्त होने वाला सुख पुष्पिन के खेल से प्राप्त सुख से उच्च और श्रेष्ठ है। और जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना है कि काव्य पाठ करने से जो हम लोगों को सुख की अनुभूति होती है, वह पुष्पिन के खेल से प्राप्त होने वाले सुख से उच्च और श्रेष्ठ है और बेहतर है, वो अधिक वांछनीय है। और यह इस बात से स्पष्ट है कि योग्य और अनुभवी व्यक्ति निम्न सुखों की अपेक्षा उच्च सुखों की आकांक्षा करते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो योग्य और अनुभवी व्यक्ति है वो निम्न सुखों की अपेक्षा उच्च सुखों की आकांक्षा करता है। और इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट। उनका कहना है कि एक संतुष्ट शूकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है। एक संतुष्ट शूकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना ज्यादा श्रेष्ठ है, और एक मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना ज्यादा श्रेष्ठ है। आप समझ रहे होंगे इस स्टेटमेंट को। यहां पर एक डिससेटिस्फाइड पर्सन और एक सेटिस्फाइड पिग के बीच डिफरेंस को बताया गया है। यदि आप एक वेल क्वालिफाइड पर्सन हैं, यदि आप एक स्कॉलर पर्सन हैं और आप डिससेटिस्फाइड हैं, मतलब कि आप असंतुष्ट हैं, भले ही आप असंतुष्ट हैं लेकिन आप एक विद्वान हैं, एक मानव हैं, एक वेल क्वालिफाइड पर्सन है, लेकिन वो एक सेटिस्फाइड पिग की अपेक्षा ज्यादा बेहतर है। अर्थात एक संतुष्ट सूकर होने की अपेक्षा ज्यादा बेहतर है। यदि कोई सुअर है, कोई पिग है, उसे सूकर भी आप कह सकते हैं, और वो संतुष्ट ही है, तो उससे ज्यादा बेहतर तो आप हैं, क्योंकि आप एक मानव हैं, आपके पास रीजन है, आपके पास विवेक है, आप सोच सकते हैं, और आप दुनिया के एक विशिष्ट प्राणी हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने सोक्रेट्स को भी ऐड किया है। उन्होंने कहा है कि एक मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना ज्यादा बेहतर है। तो आप ही बताइए कि आप एक असंतुष्ट मानव बनना पसंद करेंगे या फिर एक संतुष्ट पिग बनना पसंद करेंगे?
तो हमें लगता है कि यदि आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि आप एक असंतुष्ट मानव बनना पसंद करेंगे कि संतुष्ट सूकर बनना पसंद करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि हम एक असंतुष्ट मानव बनना पसंद करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को आप इंग्लिश में भी देख लीजिए कि इट इज बेटर टू बी ए ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन ए पिग सेटिस्फाइड, एंड इट इज बेटर टू बी ए सोक्रेट्स डिससेटिस्फाइड देन ए फुल सेटिस्फाइड। और इसका हिंदी अभिप्राय है कि एक संतुष्ट सूकर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना ज्यादा श्रेष्ठ है, और एक मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना ज्यादा श्रेष्ठ है। और मिल का कहना है कि मूर्ख और सूकर इसलिए भिन्न है क्योंकि वे केवल अपना पक्ष ही जानते हैं, लेकिन मनुष्य और सुकरात दोनों दूसरे पक्ष अर्थात दोनों प्रकार के सुखों को भी जानते हैं। इसलिए एक संतुष्ट सूकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना ज्यादा श्रेष्ठ है। इट इज बेटर टू बी ए ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन ए पिग सेटिस्फाइड, एंड इट इज बेटर टू बी ए सोक्रेट डिससेटिस्फाइड देन ए फुल सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है, इस प्रकार मिल ने विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करते हुए उपयोगितावाद को अधिक मानवीय बना दिया है। उपयोगितावाद को अधिक मानवीय बना दिया है। थर्ड है, सुखमापक गणना विधि असंगत। बेंथम ने सुख के केवल मात्रात्मक अंतर को ही स्वीकार करता है, इसलिए उसकी धारणा है कि विभिन्न प्रकार के सुखों को मापा जा सकता है। बेंथम प्लेजर के मात्रात्मक अंतर को सिर्फ स्वीकार करते हैं, और इसलिए उनका मानना है कि सुखों को मेजर किया जा सकता है। इसलिए उसने सुखमापक गणना विधि को प्रस्तावित किया था। लेकिन मिल ने सुख के मात्रात्मक अंतर के साथ साथ गुणात्मक अंतर को भी माना है, अतः उसने सुखमापक गणना विधि को असंगत बनाया है। क्यों असंगत बताया है? क्यों असंगत बताया है उन्होंने सुखमापक गणना विधि को? क्योंकि उनका मानना है कि सुख को कभी मापा नहीं जा सकता। सुख को कभी मापा नहीं जा सकता। आप कह सकते हैं कि हमें 2 केजी सुख प्राप्त हुआ, आप कह सकते हैं कि हमें 2 लीटर सुख प्राप्त हुआ, आप ये कह सकते हैं कि हमें इतना केजी ग्राम सुख प्राप्त हुआ। आप ये कभी नहीं कह सकते, क्योंकि सुख को, प्लेजर को कभी मेजर नहीं किया जा सकता, प्लेजर को कभी मापा नहीं जा सकता, और ये वास्तविकता है। आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि आज हमें 2 केजी सुख प्राप्त हुआ है, ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं आप। इसलिए इस आधार पर, इस तर्क के आधार पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने सुखमापक गणना विधि को असंगत बताया है। नेक्स्ट है, सुख और दुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना। सुख और दुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट द इंटरनल सैंक्शन ऑफ प्लेजर एंड पेन। बेंथम ने प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, लौकिक और नैतिक सुख और दुख के जो स्रोत बतलाए थे वे सभी बाहरी थे, वे सभी एक्सटर्नल थे। लेकिन मिल ने उपरोक्त के अतिरिक्त कर्तव्य भावना को भी सुख का स्रोत माना है। उन्होंने इन सभी के अतिरिक्त कर्तव्य भावना को भी सुख का स्रोत माना है। आप एक बात और याद रखेंगे कि मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद को पूर्ण रूप से रिजेक्ट नहीं किया था। अगर आपके कभी एग्जाम में ऐसा आता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया गया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। उनमें कुछ संशोधन किए गए थे, उनमें कुछ बदलाव किए गए थे, कुछ सुधार किए गए थे।
उनका एनालिसिस करके उनमें सुधार करने का प्रयास किया गया है जॉन स्टुअर्ट मिल महोदय के द्वारा। उसे रिजेक्ट करने का प्रयास नहीं किया है वो। उनका कहना है कि जब हम कोई अनुचित कार्य करते हैं तो हमारी भावनाओं को आघात पहुंचता है, और जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए मिल ने मानवीय भावनाओं को भी सुख और दुख का स्रोत माना है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने मानवीय भावनाओं को भी सुख और दुख का स्रोत माना है, और इन्हीं के आधार पर व्यक्ति तथा समाज के मध्य संबंध स्थापित किया है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सुख और दुख के आंतरिक स्रोत की बात कहकर उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार का ही अंत कर दिया है। उन्होंने सुख को आंतरिक माना है और दुख को आंतरिक माना है, जबकि बेंथम ने सुख और दुख के जितने भी सारे स्रोत बतलाए थे वो सभी बाहरी थे, और जॉन स्टुअर्ट मिल ने इन स्रोतों के साथ साथ कर्तव्य भावना को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया है। कर्तव्य भावना को भी उन्होंने सुख का स्रोत बताया है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, मिल का उपयोगितावाद नैतिक है, राजनीतिक नहीं। मिल्स यूटिलिटेरियनिज्म इज एथिकल नॉट पॉलिटिकल। बेंथम ने अपने उपयोगितावाद में राजनीतिक तत्व को अधिक महत्व प्रदान किया है। वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत की अपेक्षा राजनीतिक सिद्धांत मानता है। जैसा कि बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि उनका एक सिद्धांत आता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। और इसके अंतर्गत बेंथम का कहना है कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे पॉलिसी का निर्माण किया जाएगा, ऐसे नीतियों को बनाया जाएगा, ऐसे वेलफेयर फंक्शंस को परफॉर्म किया जाएगा, अर्थात आप कह सकते हैं कि ऐसे कल्याणकारी कार्यों को किया जाएगा जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम हित की पूर्ति कर सके, जिनसे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम लाभ मिल सके। तो वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत की अपेक्षा राजनीतिक सिद्धांत मानते हैं, जबकि इनसे विपरीत जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावाद में राजनीतिक तत्व को कोई महत्व न देकर नैतिक तत्व पर बल दिया। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता साधन नहीं वरन साध्य। लिबर्टी इज नॉट मीन्स, लिबर्टी इज इंट। इनका कहना है कि स्वतंत्रता साधन नहीं वरन साध्य है। बेंथम का दृष्टिकोण सभी वस्तुओं के संबंध में उपयोगितावादी है। इसी कारण उसने स्वतंत्रता और उपयोगिता में उपयोगिता को उच्च स्थान प्रदान किया है, और वह स्वतंत्रता को उपयोगिता के अधीन एक साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते। इसके विपरीत जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता को साध्य माना है और उपयोगिता को साधन। उनके अनुसार व्यक्तियों का विकास सर्वोपरि है और यह विकास स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं हो सकता। अतः व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता नितांत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आपको लिबर्टी प्रदान नहीं की जाएगी तब तक आप अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। लिबर्टी किसी व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक है, और स्वतंत्रता के संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल का दृष्टिकोण नैतिकवादी है, बेंथम के समान उपयोगितावादी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इतिहास तथा परंपराओं का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस। देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें वो आर्गुमेंट पेश करते हैं कि बेंथम के अनुसार उपयोगितावाद समस्त विश्व पर समान रूप से लागू होता है। जेरेमी बेंथम का जो उपयोगितावाद है
बेंथम का कहना था कि ये जो उपयोगितावाद है वो समस्त विश्व पर समान रूप से लागू होगा, अर्थात यह सार्वभौमिक होगा। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है कि इनका कथन है कि अलग अलग क्षेत्रों का अपना इतिहास तथा परंपराएं होती हैं, जिनका महत्व उनके लिए किसी भी अन्य बात से कम नहीं होता। उन परंपराओं का भी महत्व होता है, और ये इतिहास तथा परंपराएं प्रत्येक समाज के अंतर्गत कुछ विशेष चारित्रिक विशेषताओं को जन्म देती है, और इसलिए कोई भी राजनीतिक या सामाजिक अवस्था ऐसी नहीं हो सकती जो जातियों के लिए समान रूप से अनुकूल हो सके। उनका कहना है कि कोई भी ऐसी राजनीतिक या सामाजिक अवस्था ऐसी नहीं हो सकती जो जब सब जातियों के लिए समान रूप से अनुकूल हो। उनका कहना है कि कोई भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं हो सकता जो सब पर समान रूप से लागू हो, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग परंपरा से संबंधित लोग रहते हैं, और उनकी मान्यता से बढ़कर कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। उनके लिए उनका मान्यता ही सर्वोपरि है, उनकी परंपरा ही सर्वोपरि है। अतः उपयोगितावाद सार्वभौम नहीं हो सकता। इतिहास और परंपराओं की भिन्नता और महत्व को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हों, तथा यह वीडियो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।